गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। आज करंट अफेयर्स में हमारी जो टॉपिक्स हैं उनमें पहला क्वेश्चन है कि वल्केनो कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड या ज्वालामुखी बॉन्ड किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया। तो इसे किसने शुरू किया? इसे किया है शुरू द डेनिस रेड क्रॉस ने। रेड क्रॉस आपने सुना होगा। रेड क्रॉस संगठन का निर्माण हुआ था कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में। यानी दोनों पक्षों के, पक्ष और विपक्ष कोई था नहीं उसमें। जिस भी व्यक्ति को क्षति हुई है उस व्यक्ति को सुविधा प्रदान करने, मेडिकल एड प्रदान करने का कार्य होता था किसका? रेड क्रॉस का। अब है क्या कि रेड क्रॉस तो बने हर कंट्री के अपने अपने, लेकिन सब लोगों ने अपने अपने धर्म के हिसाब से इसको अपने नाम दिए। अब जैसे डेनिस रेड क्रॉस है तो यानी डेनिस रेड क्रॉस जो हो गया तो वो किससे बिलोंग कर गया? वो थोड़ा क्रिश्चियनिटी से बिलोंग कर गया। ऐसी जो मुस्लिम्स हैं तो उनका क्रिसेंट से बिलोंग कर गया। और कुछ ऐसे हैं जो धर्म की बजाय मानवता को ध्यान देते हैं तो उनके लिए डायमंड शेप डेवलप हो गया। तो ऐसे करके 3 तरह के संगठन होते हैं, इसमें इतना डिटेल नहीं जाऊंगा। तो ये रेड क्रॉस है, डेनिस रेड क्रॉस, जिसने इस ज्वालामुखी बॉन्ड को शुरू किया। ये काम कैसे करता है क्या? होता क्या है कि वल्केनो के इरप्शन की वजह से, वल्केनोस के इरप्शंस की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, जान माल की हानि होती है। तो वो लोग जो इफेक्टेड होते हैं, इससे परेशान होते हैं, उन लोगों को इसके द्वारा सुविधा प्रदान की जाएगी। तो है क्या? जैसे एक इंश्योरर होता है, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी किसी चीज को इंश्योर करती है कि हाँ भाई ये हुआ, ये नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई हम करेंगे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज को भी कोई प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये एक तरह का एक बॉन्ड है जिसने एक यील्ड किया है, एक बड़ी अमाउंट को यील्ड किया है और वो फंड को रेज करता है। और उस फंड के बेसिस पर वो क्या करेंगे? वो वल्केनो से, उसके इरप्शन से प्रभावित होने वाले लोगों को सुविधा प्रदान करेंगे। तो इतना मेरे ख्याल में काफी है, और डिटेल आप पढ़ना चाहें तो उसको मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो वल्केनो कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड क्या था, किसने शुरू किया? अगला क्वेश्चन आता है उसके बाद। हाल ही में 3 दिवसीय शहनाई उत्सव कहां पर शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अगला प्रश्न है अरिंदम बागची। अरिंदम बागची कौन है और उनका किस मंत्रालय का उन्हें प्रवक्ता बनाया गया था? तो किस मंत्रालय का बनाया गया? विदेश मंत्रालय का। कोई पूछ सकता है आपसे विदेश मंत्री कौन है, तो ये तो पता होना चाहिए, एस जयशंकर है। कौन है? एस जयशंकर है। अगला है आपका यूएस रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, काफी चर्चा में रहे। अभी हाल ही में उन्होंने भारत का दौरा किया। तो प्रश्न ये है कि जब उन्होंने भारत का दौरा किया उससे पहले वो किन देशों का दौरा कर चुके थे और किन देशों का उन्होंने दौरा किया? तो उत्तर है उसका जापान और साउथ कोरिया। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये अमेरिका का भारत के प्रति ये नरम रवैया क्यों है, जबकि पूर्व में वो पाकिस्तान के साथ काफी अच्छे संबंध रखता है और हमेशा से हमने देखा है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। बहुत डिटेलिंग नहीं कहूंगा, लेकिन इन शॉर्ट है क्या कि चाइना के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखते हुए, चाइना का प्रभुत्व कैसे, इकोनॉमिकली चाइना बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। ये कहिए अमेरिका के बाद सेकंड नंबर उसी का है, और सेकंड क्या, वो फर्स्ट बनने की दौड़ में है। तो अमेरिका की प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका नंबर 1 का सीट रखता है और उसे इंद्र के सिंहासन की तरह, जैसे इंद्र को अपने सिंहासन की फिक्र होती है, ऐसे ही चाइना से जो थ्रेट है उसके चलते वो क्या कर रहा है? उसे काउंटर करने के लिए इंडिया पैसिफिक रीजन में डेवलप कर रहा है रिलेशनशिप। तो स्ट्रेटेजिक उसकी जो पार्टनरशिप है उसको वो स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसा करता है। तो इंडिया पैसिफिक रीजन में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो पावरफुल कंट्री है। और आप जानते हैं, अगर आर्मी के बेसिस पर बात करें तो अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग 4th रैंक पर हमारी भारत की फौज को माना गया है। तो कहने का मतलब यह है, इस रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत एक अच्छा ऑप्शन है उसके लिए। तो भारत से ऐसे ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ
उसने रिलेशनशिप को बिल्ड किया है। उधर आप देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया के काउंटर के लिए साउथ कोरिया उसके साथ है। तो इस रीजन को, इस बेल्ट को हिट करने के लिए या काउंटर करने के लिए उसने ऐसा सब किया है। और भारत में उन्होंने आकर के बात की पीसफुल रिलेशनशिप के लिए कि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस बना रहे, उसके लिए वार्ता की। ठीक है, अब बहुत डिटेल नहीं करता हूं, लंबा वीडियो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय खंडपीठ जिसने क्रिप्टो करेंसी से संबंधित निर्णय लिया था, हुआ क्या था कि क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या है, ये डिजिटल एक करेंसी है जो मतलब दिखाई नहीं देती है, जिसे हम कहते हैं ना सॉफ्ट कॉपी। एक हार्ड कॉपी होती है, एक पेपर आपने लिया, तो वो क्या हुआ आपका, वो हार्ड कॉपी हुआ। मान लीजिए कि ये मान लीजिए एक ये एक पेपर हम लेकर आए, इसके ऊपर कुछ ड्राफ्टिंग है, तो इसको हमने क्या कहा, हार्ड कॉपी का। इसी को जब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू या फिर आप ये जो गूगल का इस्तेमाल करते हुए चीजें भेजते हैं, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तो बेसिकली बिटकॉइन भी एक तरह का सॉफ्ट कॉपी वाला मामला है। तो हुआ क्या, जो इंटरनेट और मोबाइल संगठन है, वो लोग बिटकॉइंस के लिए, उसको चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक सर्कुलर जारी कर दिया था, बहुत डिटेल नहीं बताता, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर दिया था कि भाई हम बिटकॉइन को नहीं मानते, हम ये बिटकॉइन का जो चलन है उसको अथोराइज नहीं करते हैं। अपने बैंकों को उसने ऐसा एक सर्कुलर पास कर दिया। उसके काउंटर में क्या हुआ, इंटरनेट और मोबाइल संगठन जो है, जो उसको चलाना चाहता है, उन्होंने अपनी एक याचिका दायर की। उस याचिका के लिए फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ के द्वारा 4 मार्च 2020 को। क्या फैसला आया कि उन्होंने सर्कुलर को निरस्त कर दिया। किसका सर्कुलर था, आरबीआई का। अब मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि यहां जो खंडपीठ थी, उस खंडपीठ में कौन कौन न्यायमूर्ति थे। तो एक तो कौन थे, आरएफ नरीमन थे। कौन थे, आरएफ नरीमन थे। और दूसरे कौन थे, दूसरे थे आपके अनिरुद्ध बोस। कहां लिखा जाए, दूसरे थे अनिरुद्ध बोस। और तीसरे कौन थे, वी सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये 3 लोगों की खंडपीठ थी, 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी जिसने ये फैसला लिया। एक बार फिर ब्रीफ कर देता हूं। 4 मार्च 2020 को उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय खंडपीठ, जिसके न्यायमूर्ति क्रमशः कौन कौन थे, आरएफ नरीमन, वी सुब्रमण्यम और अनिरुद्ध बोस, उन्होंने यह फैसला दिया कि जो आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया है कि क्रिप्टो करेंसी के चलन को, सभी बैंकों के लिए उन्होंने कहा था कि हम इसके चलन को डिनाई करते हैं, तो उसको उन्होंने निरस्त कर दिया। किसको निरस्त किया है, सर्कुलर को निरस्त किया इस 4 मार्च 2020 के निर्णय से। अगला प्रश्न आता है कि ब्रह्मोस जो है, इस मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण, यानी ये जो वर्जन है लैंड अटैक वाला, इस रेंज को बढ़ाकर कितना किया गया था, 400 किलोमीटर। कितना किया गया, 400 किलोमीटर रेंज किया गया था। अगला प्रश्न है कि नाग मिसाइल के हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किए जा सकने वाले वर्जन या संस्करण, जो कि सितंबर 2020 में, नहीं 2 क्वेश्चन मर्ज हो गए, आई एम सॉरी। नाग मिसाइल के हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किए जाने वाले संस्करण हेलिना का बदला हुआ नाम क्या है। तो क्या नाम है, ध्रुवास्त्र। पता होगा, फिर भी एक रिवीजन आपका हो गया। अगला प्रश्न है उसके बाद, सितंबर 2020 में यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे बनाया था। ये तो बिल्कुल याद होगा, बॉलीवुड स्टार जो रहे हैं आयुष्मान खुराना, वो उसके सेलिब्रिटी एडवोकेट रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने ओरल वैक्सीन किसके सहयोग से बनाई। तो किसके सहयोग से बनाई गई ओरल वैक्सीन, इजराइल के सहयोग से। देखिए अभी तक हमारे पास जो वैक्सीन है वो क्या होता है, उसमें वैक्सीनेशन होता है, यानी इंजेक्शन के थ्रू
भेजी जाती है बॉडी के अंदर। लेकिन ये कैसी वैक्सीन है? ये ओरल वैक्सीन की बात हो रही है। ओरल वैक्सीन जैसे कि आप कैप्सूल लेते हैं, तो ये वैक्सीन हमने इजराइल के सहयोग से बनाई। तो बट ऑब्वियस है कि एक इजराइल की कंपनी और एक भारत की कंपनी दोनों मिलकर के एक जॉइंट वेंचर में इसको डेवलप करेंगे। तो है क्या, भारत की जो बायोटेक है और साथ ही में जो दूसरी कंपनी है आपकी इजराइल की, जिसका नाम क्या है? ऑरामेड है। क्या नाम है उसका? एक ऑरामेड, और भारत की एक बायो कंपनी हो गई, कौन सी है? प्रेमास। क्या नाम है? प्रेमास बायोटेक हो गई। और दूसरी क्या है? इजराइल की कंपनी का नाम है वो ऑरामेड। ऑरामेड दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर डेवलप किया और इस जॉइंट वेंचर का नाम रखा ऑरावैक्स। ठीक है, तो इसके द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये प्रोटीन बेस्ड एक वीएलपी टेक्निक पर काम करेगी। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ओरल वैक्सीन बनाई गई है। दूसरा प्रश्न है इसके बाद, भारत में पिछले 4 दशकों से मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है। अब गिरावट को देखिए, इन्होंने कहा कि 1971 का आंकड़ा कहता है कि 14.9 मृत्यु होती थी प्रति 1000 के ऊपर 14.9, मोटा मोटा 15। अब वो उससे घटकर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार कितनी रह गई है? तो उत्तर है 6.2 प्रति 1000, यानी 6.2 होती है मृत्यु कितने पर? 1000 पे। अगला प्रश्न आता है कि जस्टिस हिमा कोहली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाई गई हैं। रिसेंट की न्यूज है, ज्यादा पुरानी भी नहीं है। नियुक्त किया गया था, कब किया गया? तेलंगाना उच्च न्यायालय में। अच्छा, अगला प्रश्न है यूथेनेशिया। यूथेनेशिया आज का नहीं, बहुत पुराना एक विषय है। यूथेनेशिया के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एक नर्स थी, वो उनकी तबीयत खराब हुई और बहुत लंबे समय तक कोमा में रही। उनकी दोस्त उनकी मदद करती, नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है। तो ये केस काफी दिन चला। तो बहरहाल मैं आपको बता दूं यूथेनेशिया है क्या। ये बिल पास किया गया अभी रिसेंटली। किसके द्वारा पास किया गया? स्पेन के द्वारा। और भी देशों में इसको पास किया गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किस किस में पास किया है इसको। तो ये बिल पास किया गया, यानी लीगलाइज कर दिया गया इच्छा मृत्यु को। अब इच्छा मृत्यु को लीगलाइज कर दिया गया, रीजन क्या है? भाई किसी का जीवन आप ऐसे कैसे ले सकते हैं? भाई जीवन आप किसी का कैसे ले सकते हैं? तो इसके लिए एक प्रोसेस है, एक लीगल प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए ये इच्छा मृत्यु दी जाती है। 2 तरह से होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव से मतलब यह होता है कि आप एक इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टर ने और तत्काल प्रभाव से वो मृत्यु हो गई, तो ये एक्टिवली आपने जान ले ली। लेकिन होगी किसके द्वारा? बाय प्रोसेस, यानी जो आपका देश है उस देश के कानून के अनुसार ही वहां पर इच्छा मृत्यु दी जाती है। दूसरी होती है पैसिव। पैसिव में क्या होता है? जैसे आपने जैनिज्म में पढ़ा होगा संथारा के बारे में। तो संथारा में क्या होता है कि वो अपने जीवन का अंत करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए खाना पीने का त्याग कर देते हैं, उन सब चीजों का त्याग कर देते हैं जिसके जरिए मनुष्य जीता है। यानी एक लिविंग एंटिटी जो है, जिन जिन चीजों का सेवन कर करके जी रही है, तो वो धीरे धीरे उन चीजों को क्या करते हैं? उन्हें छोड़ देते हैं और इस तरह से वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। वो उनके एक रिचुअल का हिस्सा है। तो हम बात कर रहे हैं पैसिव जो इच्छा मृत्यु है, यानी कि यूथेनेशिया। तो उसमें भी यही होता है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर कोई बंदा है तो जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उनको धीरे धीरे कम करते जाइए, कम करते रहेंगे तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो बाकी ये इच्छा मृत्यु बिल अभी पास हुआ है, कहां पर? स्पेन में। इज इट क्लियर? अगला प्रश्न आता है उसके बाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के वित्तीय लेन देन, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखिए डिजिटलीकरण का युग है, भारत में डिजिटलाइजेशन का एज चल रहा है। तो इस पीरियड में एसबीआई जो सार्वजनिक क्षेत्र का एक बड़ा बैंक है, उसमें वित्तीय लेन देन 7% वृद्धि को प्राप्त हुआ है, यानी उसमें इतनी ग्रोथ हुई है। अगला क्वेश्चन आता है कि पाइनएप्पल मूवमेंट क्या है और किस देश के विदेश मंत्री ने इसे प्रारंभ किया? तो मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट न्यूज है ये, आप
न्यूज़पेपर अगर रीड करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि ताइवान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको शुरू किया। और प्रोसेस ये शुरू करना क्यों पड़ा कि ताइवान का जो प्रोडक्ट है यानी कि अनानास, ये पाइनएप्पल, इस पाइनएप्पल को चाइना ने ये कहकर के मना कर दिया, मतलब अपने यहां जो उसने इंपोर्ट किया था इसको इसलिए मना कर दिया, लेने से इनकार कर दिया कि इसमें पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा है और वो चाइनीज जो लोग हैं उनके हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो इसके लिए यहां पर ताइवान की जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इसको एक मूवमेंट के रूप में लिया, पाइनएप्पल मूवमेंट, और उन्होंने ये दिखाया कि चाइना जो है उसके भरोसे ताइवान नहीं जी रहा है। ताइवान का अपना एक एंटिटी है, जैसा वो दावा करता है वी आर द पीपल्स ऑफ रिपब्लिकन ऑफ चाइना, यानी रिपब्लिकन ऑफ चाइना जो इतना बड़ा कंट्री है उस चाइना को ये बता दिया कि भाई हम आपके ऊपर बेस नहीं करते। उनके एक आह्वान पर सारा पाइनएप्पल जो है वो खुद ताइवान के लोगों ने खरीद लिया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।